हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, उत्तराखंड इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू बीहोल्ड। यहाँ पर बीहोल्ड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को देखना या फिर किसी चीज़ को देखना। साइट वर्ड को हम एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम किसी जगह के लिए बोल सकते हैं कि कोई जगह है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के बारे में बात की जा रही है। मतलब जो उत्तराखंड स्टेट है वो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। उत्तराखंड इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू बीहोल्ड। नेक्स्ट वन इज शी रन्स अ चैरिटी फॉर होमलेस पीपल। यहाँ पर चैरिटी एक नाउन है। इसको आप इस सेंस में बोल सकते हो कि एक ऐसी संस्था है जो रुपये इकट्ठे हो जाने के बाद उन रुपयों की मदद से दीन दुखियों की मदद करती है। मतलब एक ऐसी संस्था को आप चैरिटी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि वो लड़की एक ऐसी चैरिटी चलाती है या फिर एक ऐसी संस्था चलाती है जिस चैरिटी में रुपये जमा होने के बाद उन रुपयों से उन लोगों की मदद करती है जिनके पास घर नहीं है। शी रन्स अ चैरिटी फॉर होमलेस पीपल। नेक्स्ट वन इज इफ़ सो यू शुड नॉट गेट मैरिड। यहाँ पर इफ़ सो एक स्ट्रक्चर है। इसका सिंपली मतलब होता है अगर ऐसा है तो, मतलब अगर ऐसा है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। If so, you should not get married. You should pull your socks up because your final exams are next week. यहाँ पर pull your socks up एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं तुम्हारे, वो अगले हफ्ते हैं। You should pull your socks up because your final exams are next week. I was neutral when my friends were arguing with each other. यहाँ पर न्यूट्रल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है जो उदासीन है, मतलब किसी के भी पक्ष में नहीं है या फिर किसी के भी सपोर्ट में नहीं है। यहाँ पर मेरे दो दोस्त आपस में बहस कर रहे थे, तो ये एक सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं उदासीन था, मतलब मेरे दो दोस्त आपस में बहस कर रहे थे तो उस टाइम पर मैं उदासीन था, मतलब मैं किसी के भी पक्ष में नहीं था या फिर मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं था। I was neutral when my friends were arguing with each other. It is not good manner to slurp while drinking tea. यहाँ पर slurp सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है आवाज़ करते हुए या फिर चुस्की लेते हुए कुछ पीना, मतलब किसी लिक्विड चीज़ के बारे में ही इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये एक अच्छा मैनर नहीं है या फिर ये एक अच्छी आदत नहीं है कि जब चाय पीते हैं तो उस टाइम पर चुस्की लेते हुए चाय को पीना या फिर आवाज़ करते हुए चाय को पीना, ये एक अच्छी आदत नहीं है, अच्छा मैनर नहीं है। It is not good manner to slurp while drinking tea. He imitated ऋतिक रोशन्स वे ऑफ डांसिंग परफेक्टली। यहाँ पर इमिटेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का अनुसरण करना, मतलब जैसा वो पर्सन करता है ठीक वैसा ही नकल करना या फिर ठीक वैसा ही अनुसरण करना, उसके जैसा करना। तो यहाँ पर किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है कि जैसा ऋतिक रोशन डांस करते हैं ठीक वैसा ही डांस उस लड़के ने नकल किया, या फिर जैसा ऋतिक रोशन का डांस करने का तरीका है बिल्कुल वैसा ही उस लड़के ने उनके डांस का अनुसरण किया। He imitated Hrithik Roshan's way of dancing perfectly. My friend is adroit at saving money. यहाँ पर adroit एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर होना, किसी चीज़ में निपुण होना या फिर किसी चीज़ में सक्षम होना। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि जो मेरा दोस्त है वो पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा माहिर है या फिर पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। My friend is adroit at saving money. What did you mumble? I didn't hear anything. मतलब यहाँ पर एक वर्ड है मम्बल। इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मुंह में बोल देना, मतलब मुंह में कुछ भी बोल देते हैं तो उस सेंस में बोल सकते हैं, या फिर मुंह में बुदबुदा देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुमने अपने मुंह में क्या बोल दिया या फिर तुमने अपने मुंह में क्या बड़बड़ा दिया, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया।
What did you mumble? I didn't hear anything. We must try to teach illiterate persons. यहाँ पर illiterate एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो अनपढ़ है या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर अशिक्षित है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर जो अनपढ़ लोग होते हैं, हमें उन्हें ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू टीच illiterate persons. Sooner or later he will realize his mistakes. यहाँ पर सूनर और लेटर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कभी ना कभी या फिर देर सवेर ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सूनर और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक्स। When you are learning English in starting you should not emphasize your mistakes। मतलब यहाँ पर एक वर्ड है emphasize, इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर जोर देना या फिर किसी चीज़ पर विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब तुम अंग्रेजी सीखते हो शुरुआत में तुम्हें अपनी गलतियों पर जोर नहीं देना चाहिए या फिर तुम्हें अपनी गलतियों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। When you are learning English in the starting, you should not emphasize your mistakes. You seem to be from a sumptuous family। यहाँ पर sumptuous एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा आलीशान है या फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम एक आलीशान परिवार से लगते हो, मतलब तुम ऐसे लगते हो कि तुम बहुत ज़्यादा महंगे परिवार से हो या फिर अच्छे खासे आलीशान परिवार से लगते हो। You seem to be from a sumptuous family. He is a goofy kind of person। यहाँ पर goofy एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो नासमझ है या फिर बेवकूफ़ है या फिर मूर्ख है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो एक मूर्ख तरीके का इंसान है या फिर वो एक नासमझ तरीके का इंसान है। He is a goofy kind of person। It will be a pleasure to do business with you। यहाँ पर do business with somebody एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के साथ काम करना या फिर दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे साथ काम करने में मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होऊंगा या फिर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। It will be a pleasure to do business with you। Is there any room near here to let? यहाँ पर to let एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो किराए पर लेने के लिए अवेलेबल है या फिर जो भाड़े पर लेने के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ कोई आसपास कोई कमरा किराए पर लेने के लिए अवेलेबल है क्या। इज देयर एनी रूम नियर हियर टू लेट। नेक्स्ट वन इज नॉट टॉकिंग टू मी इज़ अ श्योर साइन ऑफ एंगर इन हर। यहाँ पर एक फ्रेज है श्योर साइन, इसका मतलब होता है कि पक्का संकेत किसी चीज़ का या फिर ऐसा सबूत या फिर ऐसा कोई निशान जो बिल्कुल सच है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझसे ना बात कर कर, ये एक पक्का संकेत है, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। नॉट टॉकिंग टू मी इज़ अ श्योर साइन ऑफ एंगर इन हर। I have burped 3 times after having food। यहाँ पर burp सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खाना खाने के बाद डकार लेना। इसकी जगह आप बेल्च भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि खाना खाने के बाद मैंने 3 बार डकार ले ली है। I have burped 3 times after having food। Next one is I'm glad to see you here safe and sound। सेफ एंड साउंड एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है सही सलामत या फिर बिल्कुल ठीक ठाक, एक भी खरोंच के बिना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हें यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक या फिर बिल्कुल सही सलामत देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू हियर सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट वन इज इफ़ यू टेक अ स्टेप आई विल शूट यू। यहाँ पर टेक अ स्टेप एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है जैसे हम चलते हैं तो एक कदम आगे लेना या फिर जैसे हम चलते हैं तो एक कदम आगे बढ़ाना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या फिर मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इफ़ यू टेक अ स्टेप आई विल शूट यू। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1 to 1 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेज हैं जिनमें आपको डाउट है उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उनको अपनी वीडियोज़ में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू so much for watching this video. I'll catch you in the next video. Take care.